हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा नीचे है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन चार मुख्य टॉपिक के बारे में किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है पूरे डिटेल में पोल पट्टी खोल कर पोस्टमार्टम करेंगे सभी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों का और सभी प्रकार का छोटे छोटे उत्तरों का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 कब? तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो हाल ही में होना है, बहुत ज़्यादा दिन उसके लिए नहीं बचा है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है? इन बोर्ड वाले ज़रूर देखें, क्योंकि इन बोर्ड वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लिए हैं यहाँ पर विरंजक चूर्ण। क्या लिए हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है? देखिए, विरंजक चूर्ण का क्या जानेंगे? रासायनिक नाम जानेंगे, रासायनिक सूत्र जानेंगे, निर्माण जानेंगे और नीचे इसका उपयोग। इस प्रकार से सभी का यही चीज, चार चीज जानेंगे। ठीक है? रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, निर्माण और उपयोग। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक नाम देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और मतलब जो विरंजक चूर्ण है वो तीन चीज से बनता है, कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से। इसलिए विरंजक चूर्ण का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है? तो जस्ट उसी की तरह उसका सूत्र भी है, फॉर्मूला भी है। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और Cl2 मतलब क्लोरीन यानी कि क्लोराइड। ठीक है? तो इसका सूत्र है CaOCl2। ठीक है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक सूत्र हुआ। ठीक है? चलिए अब इसका निर्माण देखते हैं, मतलब ये कैसे बनता है। ये जो विरंजक चूर्ण है ये कैसे बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये कैसे बनता है। ठीक है? चलिए देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना, चूना दो प्रकार का होता है। जो हम मार्केट से चूना लाते हैं वो ढेला टाइप से या तो फिर पाउडर टाइप से होता है। ठीक है? वो जो चूना होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, मतलब वो बुझा नहीं, अभी बुझा हुआ नहीं है। लेकिन उस चूने का जब हम पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद वो जल से अभिक्रिया करके बुझ जाता है। ठीक है? उसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका मतलब है सूखा हुआ। ठीक है? शुष्क बुझा हुआ चूना में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं किसी कंटेनर में रख करके, तो वो जो शुष्क बुझा हुआ चूना है वो सीधे सीधे बदल जाता है किसमें? तो ये वाला विरंजक चूर्ण में बदल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है? चलिए इसका सूत्र देखिए यहाँ पर, CaOH2 का होल ट्वाइस, मतलब ये फॉर्मूला है बुझा हुआ चूना का। और इसमें हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही क्लोरीन गैस प्रवाहित होगा तो ये बन जाएगा CaOCl2, ये Cl2 है। ठीक है ना? ये CaOCl2 बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण, और साथ ही साथ यहाँ पर जल का निर्माण होता है। ठीक है? चलिए, ये तो आप समझ गए हैं। अब चलिए इसका उपयोग देखते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए। देखिए, विरंजन का मतलब होता है सफ़ेदी करना। विरंजन का मतलब क्या होता है? सफ़ेदी करना। तो वस्त्र उद्योग में कौन से वस्त्र में? तो सूती वस्त्र में, लिनेन वस्त्र में। ठीक है? सूती और लिनेन वस्त्र दोनों वस्त्रों को विरंजन के लिए, मतलब उसको सफ़ेद करने के लिए, साफ़ करने के लिए। ठीक है? साफ मेल हटाने के लिए नहीं, उसका जो कालापन या तो फिर मठमेला रंग है उसको हटाने के लिए। ठीक है? यानी कि सफ़ेद करने के लिए। दूसरा उपयोग देखिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। देखिए, कागज़ की फैक्ट्री में, कहाँ पर? कागज़ की फैक्ट्री में। कागज़ को जब कागज़ जब बनाया जाता है लकड़ी से, तो उसमें बहुत सारा मठमेला रंग होता है। उसी रंग को समाप्त करने के लिए कागज़ को सफ़ेद रंग प्राप्त किया करना पड़ता है। ठीक है? मतलब कागज़ में को सफ़ेद करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये इसी चीज़ का उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। ठीक है? चलिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग हो गया। साथ ही साथ लाउंड्री में, लाउंड्री किसको बोलते हैं? जहाँ कपड़ा इत्यादि बन के साफ़ होता है। ठीक है? मतलब जहाँ कपड़ा बनता है, तो बनता है तो साफ़ भी तो होगा, क्योंकि गंदा कपड़ा थोड़ी बिकेगा। तो गंदा कपड़ा नहीं बिकेगा, इसलिए उसको पहले सफ़ेद किया जाता है, विरंजन किया जाता है। ठीक है? चलिए अब देखते हैं 3 नंबर। ठीक है? देखिए, 3 नंबर में क्या है? इसका उपयोग विभिन्न रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में किया जाता है। ठीक है? उपचायक मतलब किसी चीज़ का उदासीनीकरण अभिक्रिया कराने के लिए। ठीक है? चलिए चौथा नंबर में क्या है? देखिए, पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। आप बराबर सुनते होंगे कि जब भी बरसात का दिन आता है तो बरसात के दिन में हम कुआं में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर ही को हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत सारा कीटाणु हो जाता है और उस कीटाणु को मारने के लिए विरंजक चूर्ण डाला जाता है, जिससे वो हमारे शरीर में तो कुछ हानि नहीं पहुँचाता है, लेकिन वो कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है?
सामान्यतः जब विरंजक चूर्ण नहीं मिलता तो हम लोग चूना ही डाल देते हैं, क्योंकि चूना से ही बना है विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए इतना सारा आप एक टॉपिक समझ गए होंगे। अब इससे कुछ कुछ सवाल पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बना के रखे हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए आप। ठीक है, चलिए फिलहाल हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक क्या है, बेकिंग सोडा। बेक मतलब पकाना, तो बेकिंग माने पकाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा यानी कि पकाने वाला सोडा। फिर इसी को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं और इसी को मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, 3 नाम है इसका। ठीक है, चलिए अब इसका हम शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए हाइड्रोजन को ही बाई बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाई। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों एक ही है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, दोनों एक ही है। अब देखिए इसका सूत्र भी उसी तरह से बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है Na मतलब सोडियम, ये H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण देखिए, निर्माण कैसे होता है, निर्माण देखिए इसका कैसे होता है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, ठीक है ना, करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे पदार्थ कौन सा है, देखिए जब हम लोग कच्चा पदार्थ में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग करते हैं तो निर्माण होता है किसका, तो निर्माण हो जाता है आपका बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलिए कच्चा पदार्थ कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पर कच्चा पदार्थ है NH3 मतलब कि अमोनिया, CO2 और H2O, ये है कच्चा पदार्थ। इन कच्चे पदार्थों में जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, एक साथ मिला के जब हीट किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है इसको, तो ये बदल जाता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में, और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, यानी कि हमारा बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा किससे बनता है, कच्चे पदार्थों में। ये कच्चा पदार्थ यहाँ है NH3CO2 और H2O। इन कच्चे पदार्थों में जब हम NaCl का उपयोग करते हैं तो आपका बन जाता है क्या, यही NaHCO3 बन जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ अमोनियम क्लोराइड बनता है, वो अलग की बात है, हमको यहाँ इसका निर्माण देखना था। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इसका उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग देखने से पहले आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आपको 5 से 8 नंबर इस टॉपिक से आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग, उपयोग क्या है, पहला उपयोग रसोई घरों में भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए। अब देखिए खाने वाला सोडा है तो रसोई घर में तो उपयोग होगा ही। आप छोला खाए होंगे, छोला मटर से बनता है। मटर को छोला बनाने के लिए सबसे पहले उसको फुलाया जाता है, यानी कि पानी से भिगोया जाता है। जब भीग जाता है अच्छे तरीके से तो उसे फिर उबाला जाता है। उबालने के समय इसमें कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा चुटकी भर मिलाया जाता है। ठीक है, और ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या कर देता है, भोजन को शीघ्रता से पकाता है, मतलब जल्दी पकाता है। ठीक है ना, इसीलिए सोडा डालने से कोई भी भोजन जल्दी बॉयल हो जाता है, कह सकते हैं कि सीज जाता है। ठीक है, अच्छे तरीके से पक जाता है जल्दी। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, छोला जो होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे पहला उपयोग। चलिए दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा हम क्या है, एंटासिड जैसे औषधि के निर्माण में। एंटासिड किसको बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जो अति अम्लता को उदासीन कर दे उसको एंटासिड बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये बेकिंग सोडा क्षारक की पदार्थ है, और जब क्षारक अम्ल से मिलता है तो दोनों उदासीन हो जाता है, और एक लवण का निर्माण होता है जो उदासीन लवण होता है। ठीक है, तो वो जो लवण होता है उस उदासीन लवण का निर्माण करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। और इसका बेकिंग सोडा का उपयोग होता है एंटासिड जैसे औषधि यानी कि दवाई बनाने के लिए। जैसे कि आप इनो को ले सकते हैं इसका उदाहरण एंटासिड का। ठीक है, चलिए ठीक है। अब चलिए हम अगला देखते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक में, अग्निशामक के रूप में। आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं वो सोडा अम्ल अग्निशामक का है। जब इसका नोजल को दबाया जाता है मतलब बटन को, तो उसके अंदर में जो बेकिंग सोडा पाया जाता है वो और एक अन्य पदार्थ दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है और अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस का निर्माण करता है, जिससे कारण ये जो आग है, मतलब ये जो कंटेनर है वो आग को आसानी से बुझा देता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे दो टॉपिक के बारे में, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अगला क्या है, धावन सोडा, यानी कि इसको हम लोग अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साफ़ करने वाला सोडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं अब ये इसके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अब इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों कहा जाता है, यहाँ सूत्र से समझिए। देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम मतलब Na, ठीक है, और कार्बोनेट मतलब CO3, और ये जो बिंदु है ये गुना का चिन्ह है, और 10 ये 10H2O। जो 10 है 10 को ही हम लोग बोलते हैं डेका। ठीक है,
और जल को ही बोलते हैं हाइड्रेट, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी होना और हाइड्रेट मतलब जल की पूर्ति होना, ठीक है। तो हाइड्रेट मतलब होता है जल, तो यहाँ जल है और कितना जल है, डेका जल है, मतलब 10 जल है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र धावन सोडा का क्या हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और ये डेका और ये हाइड्रेट, ठीक है। इस प्रकार से आप ये देख लिए। चलिए अब इसका निर्माण समझते हैं। देखिए इसका निर्माण थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इसके निर्माण में दो प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए जब बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, ठीक है। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3 ये बनता है, ठीक है। और ये जब बनता है, प्राप्त होता है, इसके पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा का निर्माण होता है। देखिए जब हम लोग, देखिए यहाँ पर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो ये है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। NaHCO3 ये क्या है, बेकिंग सोडा। जब इस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है इसमें, त्रिभुज का मतलब इसको, इसमें हम लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं। जब टेम्परेचर दिया जाता है तो Na2CO3 का निर्माण होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। साथ साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका निर्माण हो जाता है तो इस ये वाला चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट का, देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण कराते हैं। क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्रिस्टल का निर्माण होता है। जब क्रिस्टलीकरण कराते हैं जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, ठीक है, तब इसका निर्माण होता है Na2CO3 इंटू 10H2, यानी कि तब निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, ठीक है। यानी कि इसमें दो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, तो सामान्यतः इसका हम लोग चलिए उपयोग देखते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर ने लिखे 3 नंबर हो गया ये वाला, ऊपर में देखिए ये वाला 3 नंबर होगा, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा 3 नंबर और नीचे इसका उपयोग होगा 4 नंबर। ये हुआ इसका उपयोग, ठीक है। इसका उपयोग चलिए अब हम देख लेते हैं। इसका उपयोग हम कुछ नहीं लिखे थे। देखिए इसका उपयोग, अब चलिए इसका उपयोग देखते हैं। पहला, घरों में साफ सफाई के लिए। देखिए घरों में साफ सफाई के लिए धावन सोडा है तो सिंपल सा बात है, धोने के लिए उपयोग होगा, ठीक है। तो बड़े बड़े जो टेंट हाउस वाले लोग होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े कपड़े धोने चाहते हैं, वो सर्फ से नहीं धो सकते हैं, उनको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए वे लोग धावन सोडा का निर्माण करते हैं कपड़ा धोने के लिए। साथ ही साथ कांच को साफ करने के लिए और भी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, किसी चीज़, बड़े बड़े चीज़ों को साफ करने के लिए, ठीक है। घरों में साथ ही साथ घर में फर्श को धोने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, यहाँ पर जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। देखिए आप लोग सुने होंगे जल बहुत कठोर है, ठीक है। कठोर मतलब ठोस नहीं है लेकिन कठोर है। कठोर जल में बहुत आसानी से जो दलिया होता है वो नहीं बॉईल हो पाता है, ठीक है। तो उस कठोर जल को पीने में भी थोड़ा सा अलग सा स्वाद आता है। तो उस कठोर जल को मृदु करने के लिए, मृदु मतलब अच्छा करने के लिए, ठीक है, ठीक करने के लिए, जैसा पहले से था वैसा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है धावन सोडा का, ठीक है, यानी धोने वाला सोडा का, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कितना डालेंगे कितना नहीं डालेंगे, तो वो तो एक अलग सा क्वेश्चन है। ये तो उस आपके यूज़ पर और आपके पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर का देखते हैं, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। देखिए कांच का उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है कांच को साफ करने के लिए, ठीक है। साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, साबुन के साथ इसको मिलाया जाता है, ठीक है। और कागज उद्योग में कागज में का उपयोग किया जाता है कागज को साफ करने के लिए एक तरह से, ठीक है। चलिए इतना सारा हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने प्रकट होगा, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका, यहाँ पर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है ये वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये 2019 में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम देखिए यहाँ पर लिखे, थोड़ा सा छूट गया था इसलिए, और रासायनिक सूत्र यहाँ। सबसे पहले चलिए रासायनिक नाम ही देख लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। चलिए इसको सूत्र से समझते हैं क्या कह रहा है। इसका रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ, कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट मतलब कि SO4, और इंटू हाफ, और अर्ध हाइड्रेट, हाफ, ये जो हाफ लिखे हैं इसी का मतलब अर्ध, अर्ध मतलब आधा, और हाइड्रेट मतलब जल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैल्शियम सल्फेट, और ये अर्ध मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब जल। यही वाला यहाँ लिखे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। यही इसका रासायनिक नाम और प्लस सूत्र भी है, ठीक है। ये वाला इसका सूत्र, इसका वाला नाम, रासायनिक नाम, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण चलिए देखते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के 1.5 अणुओं का त्याग करता है, यहाँ लिखना था, ठीक है। त्याग होता है नहीं, त्याग करता है, त्याग करता है, तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए जब जिप्सम
एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, कठोर पदार्थ है, ठीक है। जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन पर गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने से जो इसमें 2 जल का अणु होता है, कितना जल का अणु होता है? 2। तो इसमें से 1/1/2 मतलब 1.5 अणु का ये त्याग कर देता है और मात्र आधा अणु उसके पास बचने देता है, ठीक है। बस सिंपल सा हो जाता है, जैसे 1.5 अणु छूटता है इसके पास से जिप्सम से और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। चलिए इसका हम लोग निर्माण वाला सूत्र यहाँ पे लिखें, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, ये आपके सामने है जिप्सम। क्या है ये आपके सामने? ये आपका जिप्सम, ठीक है ना। जिप्सम को जब हम लोग 373, ठीक है ना, यहाँ 373 केल्विन पर जैसे हम लोग हीट दी किए, तो ये कितना अणुओं का त्याग कर दिया? तो ये 1/1/2 1.5 अणु का त्याग कर दिया और बना दिया CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और यह कैल्शियम सल्फेट द्वितीय हाइड्रेट, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। अब चलिए इसका उपयोग हम ऊपर में लिखे, उपयोग इसका देखते हैं, ठीक है। उपयोग देखिए क्या है, टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए लेप के रूप में। देखिए आप लोग टूटे हुए हड्डियों को डॉक्टरों द्वारा प्लास्टर करते जरूर देखे होंगे। तो जो प्लास्टर ऊपर से किया जाता है वही रहता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या रहता है? सबसे पहले वो जिप्सम रहता है, उसको पहले उसको पहले देखिए जिप्सम नहीं रहता है, वो जो आता है डॉक्टर के पास वो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, ठीक है, ये वाला। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। इसको जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग उसके सामने, यानी किसके सामने, ये थोड़ा सा उतना हार्ड नहीं होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, थोड़ा सा मुलायम टाइप का होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा कठोर टाइप का होता है, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। एक कह सकते हैं कि कैसे चूना होता है, चूना, गीला चूना, उस तरह से रहता है। तो इसको क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उसको जिस जगह पर टूटा हुआ होता है उस जगह पर पट्टी और बैंडेज की मदद से उसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद ये जो CaSO4 इंटू हाफ H2 है, ये हड्डी को जोड़ने में कुछ नहीं करता है। इसका काम है हड्डी को स्थिर रखना, हड्डी को हिलने नहीं देना, ताकि हड्डी अपने आप जुड़ जाए, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, जिससे दवाई वगैरह दिया जाता है, जिससे हड्डी धीरे 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 जुड़ जाती है, ठीक है। इसका बस काम है कि हड्डी को स्थिर रखना, ठीक है। चलिए एक उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग खिलौना बनाने में, ठीक है, मूर्ति बनाने में और सजावट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 2 उपयोग लिखे। साथ साथ तीसरा उपयोग हम आपको अपने से बता दे रहे हैं। तीसरा उपयोग दीवारों को चिकना करने के लिए, ठीक है, दीवारों को चिकना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कठोर जो जल रहता है उसको मृदु करने के लिए, अभी ऊपर में ही तो पढ़े, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, डेका मतलब 10, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए, दही बन जाने पर इसका पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा, अतः यह अत्यधिक अम्लीय परिस्थिति में पहुंच जाएगा। देखिए सवाल पूछा, ताज़ा दूध दूध होता है, उसका पीएच का मान 6 होता है, ठीक है। अब जब दही बन जाएगा तो उसका क्या परिवर्तन होगा उसके पीएच के मान में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, दही होता है खट्टा, और जैसे जैसे दूध दही बनते जाएगा वैसे वैसे खट्टापन बढ़ते जाएगा, और अंततः क्या होगा, अत्यधिक अम्लीयता में प्रवेश कर जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर उसके पीएच का मान को बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन को 2 तरह से पूछा है आपकी किताब में, तो यहाँ हम एक ही तरह से इसको मिक्स करके लिखेंगे, ठीक है। ताज़ा जो दूध होता है उसमें थोड़ा हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसका जो पीएच मान होता है वो बढ़ जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6, और जब हम लोग उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं, खाने वाला सोडा, तो क्षारीय प्रकृति होने के कारण इसका पीएच का मान को 6 से बढ़ाकर 7 7 करता है, 7 से और ज़्यादा करता है, 8 9 कर देता है, ठीक है, 10 भी कर सकता है ज़्यादा मिलाएंगे तो, ठीक है। तो थोड़ा क्षारीय बनाता है, ऐसा क्यों करता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर को पढ़ते हैं, ठीक है। ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का पीएच मान बढ़ जाता है, जिसके कारण दूध को अम्लीय परिस्थिति में प्रवेश करने में अधिक समय लगता है। देखिए ताज़ा दूध में हम लोग जैसे बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या करता है, दूध को क्षारकीय बना देता है। अब दूध जब क्षारकीय बन जाएगा तो उसको अम्लीय परिस्थिति में प्रवेश करने में लंबा समय लगेगा, यानी कि फिर से उसको अम्ल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, कह रहा है इसके मिलाने से दूध को दही बनने में अधिक समय लग जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, दूध जो है जल्दी दही नहीं बनता है, ज़्यादा समय लग जाता है इसको, ठीक है।
अर्थात दूध अधिक समय तक सुरक्षित रहती है, जिससे ग्वाला दूध को अधिक समय तक बेच सकता है। देखिए, जिससे क्या होता है, दूध जो होता है अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, दही नहीं बन पाता है, जिससे ग्वाला जो है आराम से अपने दूध को बेच सकता है। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में देखिए नीचे है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन चलिए फटाफट देख लेते हैं। पूछा है कि प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आर्द्ररोधी का तो पहले आप मतलब समझ लीजिए। आर्द्ररोधी बर्तन वैसा बर्तन को कहते हैं जिसके अंदर हवा नहीं प्रवेश करती है और न ही जलवाष्प प्रवेश करती है, मतलब कुछ प्रवेश नहीं करती है। एक बार जिसको बंद कर दिए अंदर में, वो बाहर के कॉन्टेक्ट से हट गया। ठीक है, तो चलिए पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसा बर्तन में क्यों रखते हैं जिसमें हवा ववा अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ को ऐसे बर्तन में रखे हुए देखे होंगे, वो आलू का चिप्स, मतलब कि निमकी और भी सारा चीज़। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह जब वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के संपर्क में आती है तो जल के अणुओं का को ग्रहण करके कठोर जिप्सम का निर्माण करती है, जिसे पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, जैसे ही ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो उसको अगर हम लोग खुले वायुमंडल में छोड़ देंगे तो खुला वायुमंडल में आर्द्रता है यानी कि नमी है, उस नमी के साथ मिलेगा और फिर ये बन जाएगा जिप्सम। अब जैसे ही फिर ये जिप्सम बन जाएगा तो जिप्सम फिर आसानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया उसको तुरंत, जो जिप्सम बन गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल के संपर्क में आकर या तो फिर आर्द्रता के संपर्क में आकर उसको आसानी से फिर से उसको उस जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं, हम लोग नहीं, डॉक्टर लोग और मेडिकल वाले लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम इस टॉपिक का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।